गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश विशेष को 6 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से पहली वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है। यह इसी क्रम में दूसरा वीडियो है जिसमें उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्यों पे चर्चा की गई है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक परिदृश्य। पहला है, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के साथ बेलन लिद्दर नदी घाटी, ठीक है, लिद्दर नदी घाटी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, यह प्रयागराज और सोनभद्र के बॉर्डर से यह लिद्दर नदी घाटी होकर बहती है, ठीक है, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ। सिंगरौली, सिंगरौली जो कि हम जानते हैं वर्तमान समय में एक कोयला उत्पादन क्षेत्र भी है। यह सोनभद्र है जो कि एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। चकिया यह चंदौली में स्थित है, यह भी एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाणकालीन स्थल कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जैसे लखैया, मोरहना व बगहीखोर। यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित हैं, ठीक है। मेजा, बारा, करचना, फूलपुर, यह कोरांव प्रयागराज में स्थित है, कोरांव प्रयागराज में। जबकि सबसे जो प्रसिद्ध स्थल है मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर, मादाहा एवं दमदमा, यह प्रतापगढ़ में स्थित है। सराय नाहर राय के बारे में हम यह जान सकते हैं कि यहाँ पे 4 लोगों को एक साथ छिछली कब्रों में दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, छिछली कब्रों में दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। वही मादाहा से युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, अर्थात स्त्री एवं पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मादाहा से। जबकि दमदमा से 3 लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पूछेगा कि युगल शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो मादाहा से, और यह मादाहा प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से? आलमगीरपुर मेरठ। आलमगीरपुर मेरठ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव और हुलास, यह सहारनपुर में स्थित है। यदि आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको हुलास स्थल यह दिख जाएगा। चूँकि यह पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं? तो याद रखिएगा, वाराणसी का सारनाथ, यहाँ पर बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन, अर्थात धर्म का चक्का नाच उठा। कुशीनगर, कुशीनगर स्थल या परिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगर पूछेगा कि बौद्ध सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखिए बौद्ध सर्किट में कुशीनगर एक सबसे प्रमुख जिला है। और कुशीनगर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी स्थापना की जा चुकी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। ये महाजनपद कौन कौन से थे? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सौरसेनी, चेदी, वत्स एवं मल्ल, ठीक है। ये 8 महाजनपद कहाँ पे स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, यदि हम मध्यकालीन इतिहास के अंतिम पड़ाव को देखें, शुरुआती पड़ाव को देखें, तो वहाँ पे हमें 8वीं शताब्दी के दौरान त्रिपक्षीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है, जो कि कन्नौज को लेकर हुआ था। आयुध वंशीय शासकों के बीच यह आपसी लड़ाई थी, जिसका फायदा तत्कालीन 3 बड़े वंशों ने उठाया, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट एवं गुर्जर प्रतिहार प्रमुख थे। यदि हम बात करें यह संघर्ष कितने वर्षों तक चला, तो यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, जिसमें अंततः गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे। नेक्स्ट, आधुनिक भारत।
आधुनिक भारत चौरी चौरा कांड या गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। कांग्रेस का यूपी में अधिवेशन, तो कांग्रेस के 3 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं, जिनमें 2 स्थल प्रयागराज और लखनऊ, 2 एक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर 3 बार अधिवेशन हुआ। बाकी 3 स्थलों में एक बार हुआ। यदि हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में वर्ष 1818, 1892 और 1910 में हुआ था अधिवेशन। वहीं हम लखनऊ की बात करें तो 1899, 1916 और 1936 को हुआ। बनारस का अधिवेशन 1905 में हुआ। वहीं कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ। कानपुर अधिवेशन की यह विशेषता थी कि कानपुर अधिवेशन में जो इसकी अध्यक्षता की थी वह सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू। और यह इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर हम पहली महिला की बात करें तो वह 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट। ठीक है। तो यह 2 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। यदि हम बात करें बुद्ध के समय के गणतंत्र की, 1946 में मेरठ में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये इसे याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। ठीक है। बुद्ध के समय उत्तर प्रदेश के 7 गणतंत्र मौजूद थे। पहला कपिल वस्तु के शाक्य, दूसरे सुमसुमार गिरी के भग्य, तीसरे केशपुत्र के कलाम। चूँकि कपिल वस्तु के शाक्य, चूँकि महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे वो शाक्य कुल के थे, महात्मा बुद्ध के पिता। और वहीं केशपुत्र के कलाम महात्मा बुद्ध के सांख्य गुरु को नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम था अलार कलाम। ये इसी कुल से संबंधित है, ये इसी गणतंत्र से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध की माता रामग्राम की कोली कन्या थी। यह भी एक गणतंत्र था। कुशीनगर के मल्ल, पावापुरी के मल्ल और पिपलीवन के मौर्य, ये 7 गणतंत्र ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक के प्रमुख अभिलेख। तो उत्तर प्रदेश में अशोक के कुछ अभिलेख मौजूद हैं, जैसे टोपरा स्तंभ लेख, यह खिजराबाद सहारनपुर में स्थित है। सारनाथ स्तंभ लेख, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अहरौरा स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। कौशाम्बी स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में स्थित है। मेरठ स्तंभ लेख, जो कि मेरठ ज़िले में स्थित है। ठीक है। यदि हम महाजनपद काल की बात करें तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। ठीक है। अवध के नवाबों का क्रम देख लें तो अवध के नवाबों का क्रम हमें इस प्रकार देखने को मिलता है। सबसे पहला सफदरजंग, जिसका कार्यकाल 1739 से लेकर 1754 तक था। दूसरा शुजा-उद-दौला, जिसका कार्यकाल 1754 से 1775 था। याद रखिएगा, शुजा-उद-दौला ही था जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था और अंग्रेज़ों के हाथ पराजित हुआ था, तथा इसे कड़ा, मानिकपुर और इलाहाबाद के कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों को देने पड़े थे। तीसरा है आसफ-उद-दौला, चौथा है वज़ीर अली खां, पाँचवा है सआदत अली खां, छठा है हैदर अली खां, सातवां है नसरुद्दीन मोहम्मद अली खां, आठवां है अमजद अली खां, और जो अंतिम नवाब था अवध का वह था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने अबदस्त कर दिया था आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इसे कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से बेदखल कर दिया था। ठीक है। इस प्रकार हम जानते हैं कि यहाँ नवाबों के कुछ क्रम थे, जिनमें से शुजा-उद-दौला, आसफ-उद-दौला, सफदरजंग और वाजिद अली शाह इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 1857 के महान क्रांतिकारी एवं उनके क्षेत्र।
तो किस व्यक्ति ने कहाँ से नेतृत्व किया था, यह भी हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। यह मिलान के रूप में पूछा जाता है। तो याद रखिए, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हज़रत महल ने। मथुरा से किसने नेतृत्व किया? देवी सिंह ने। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इलाहाबाद से लियाकत अली खां, मौलवी लियाकत अली खां ने किया था। मेरठ से नेतृत्व किया था राजा कदम सिंह ने। राजा कदम सिंह ने। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। कालपी से नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। याद रखिए कि तात्या टोपे को आप कानपुर नहीं लगाएंगे, तात्या टोपे ने कालपी से नेतृत्व किया था। ठीक है, कालपी जालौन में स्थित है। ठीक है, कानपुर से नाना साहब और उनके जो सैन्य कमांडर थे अजीमुल्ला, इन्होंने नेतृत्व किया था। यदि हम बात करें फैज़ाबाद से, तो फैज़ाबाद से एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने नेतृत्व किया था। याद रखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु के निवासी थे, तथा इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तत्कालीन 1857 में 50,000 रुपये बहुत मायने रखता था। ठीक है, तो पूछेगा किस क्रांतिकारी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो कि फैज़ाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। काकोरी कांड में अभियुक्त क्रांतिकारियों को कहाँ कहाँ फांसी दी गई? तो याद रखिए, राजेंद्र लहड़ी को कहाँ से फांसी दी गई? गोंडा जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में जेल फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज में, जबकि अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में फांसी दी गई। ठीक है, तो अभी हाल ही में राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर राम प्रसाद बिस्मिल पार्क भी गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा। याद रखिए, उत्तर प्रदेश का पहले नाम आगरा एवं अवध प्रांत हुआ करता था, लेकिन 1937 से लेकर 1954 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ। लेकिन 1950 होगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 से अब तक इसका नाम उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के नाम भी कई बार चेंज किए जा चुके हैं, जिसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की 1836 में राजधानी थी आगरा। ठीक है, 1836 में राजधानी आगरा थी, लेकिन 1858 से लखनऊ इसकी राजधानी शिफ्ट हो गई, जो अभी तक लखनऊ ही है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की कई राजधानियां हैं। यदि हम औद्योगिक राजधानी की बात करें, औद्योगिक राजधानी की बात करें, तो यह कानपुर है, कानपुर। और यदि हम बात करें धार्मिक राजधानी की, तो यह वाराणसी है, वाराणसी। यदि हम बात करें न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है, तो न्यायिक राजधानी प्रयागराज। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की वास्तविक राजधानी लखनऊ है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 4 कथन मिलाने को दे सकता है कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या थी, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या थी, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या थी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। नेक्स्ट, प्रशासनिक भाषा। उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक भाषा है वह हिंदी है 1947 से, लेकिन वर्ष 1989 में उर्दू को द्वितीय प्रशासनिक भाषा के रूप में शामिल किया गया। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के विभाजन की, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें उत्तराखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उत्तराखंड 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। कुल जिले उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। कुल मंडल 18 मंडल हैं, जिसमें अलीगढ़ मंडल नवीनतम है। अलीगढ़ मंडल नवीनतम है, नवीनतम। ठीक है, विधानसभा सीटें 403 हैं विधानसभा सीटें। याद रखिएगा कि 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन, पहले 404 हुआ करता था, जिसमें एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। विधान परिषद की सीटें 100 हैं। राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 हैं। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य जो हैं वो मनोनीत होते हैं। ठीक है,
लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिले 75 हैं, लेकिन लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। अधिकतम विधानसभा वाला जिला तो यह प्रयागराज है। ठीक है। राजकीय पशु, इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, जो कि बारहसिंघा, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष अशोक है। याद रखिएगा, इसे वट वृक्ष नहीं लगाना है, ना ही पीपल लगाना है। राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है। ठीक है। यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। लोग अशोक की जगह वट वृक्ष लगा के आते हैं, बरगद का वृक्ष या फिर पीपल लगा के आते हैं। तो यहाँ हमें ये गलती नहीं करनी है, यह हमें ध्यान रखना है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जबकि भारत का राजकीय पक्षी मोर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। याद रखिए, पलाश का एक और नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जंगल की आग भी कहते हैं, जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, जंगल की आग। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है राजकीय खेल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। घोषित राजकीय जलीय जीव, तो घोषित राजकीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। याद रखे रहिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली नहीं है, गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 नवंबर नहीं, ठीक है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नवंबर नहीं होगा। राजकीय मछली, राजकीय मछली चितला मछली है। ठीक है, ये इसे आप उत्तर प्रदेश के लोगों पे भी देख पाएंगे, चितला मछली को। एनसीआर में आने वाले ज़िले, तो एनसीआर में टोटल 8 ज़िले आते हैं, जिसमें पहला ज़िला है मेरठ, दूसरा गाज़ियाबाद, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा शामली है, 5वां बुलंदशहर है, 6ठा बागपत है, 7वां हापुड़ और 8वां मुजफ्फरनगर है। ये 8 ज़िले एनसीआर में आते हैं। याद रखिए कि एनसीआर उत्तर प्रदेश में एनसीआर के तर्ज पर एससीआर की भी स्थापना की गई, जिसे स्टेट कैपिटल रीजन भी कहते हैं। तो स्टेट कैपिटल रीजन में लखनऊ के आसपास सटे हुए ज़िले आते हैं। तो लखनऊ हो गया, स्वयं, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये सभी ज़िले एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन में आते हैं। नेक्स्ट है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य। तो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। याद रखिए, यह उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है और 11 जिलों, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से यह सीमाएँ बनाता है। सबसे कम जिले से सीमा साझा करने वाला जिला, तो यह ललितपुर है। ललितपुर एक ज़िले से सीमा साझा करता है। याद रखिए, ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और यह झांसी के साथ केवल सीमा साझा करता है। ठीक है, अधिकतम जिले से सीमा साझा करने वाला जिला, तो याद रखिए हरदोई जिला है, जो कि 8 जिलों से यह सीमा साझा करता है। हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में स्थित है। यह 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया और इसका एक बेंच है जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो हाई कोर्ट प्रयागराज में स्थित है, जबकि इसका एक जो बेंच है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, कमिश्नरेट प्रणाली वाले ज़िले। तो कमिश्नरेट प्रणाली वाले ज़िले यदि हम बात करें दिसंबर 2023 तक का नवीनतम डेटा के आधार पे, तो लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और गाज़ियाबाद, ये 7 ज़िले जो हैं ये कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ पर लागू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का क्रम, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो याद रखिएगा कि कौन कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंद्र भानु गुप्त
सुचेता कृपलानी जो हैं ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1967 तक था। नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें एनडी तिवारी के नाम से जाना जाता है, यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। तो पूछेगा कि कौन कौन से दो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोनों व्यक्तित्व जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। यदि बात करें बाबू बनारसी दास, तो बाबू बनारसी दास, जिनके नाम से BBD बाबू बनारसी दास कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी है, स्थापित है, तो वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्रीपति मिश्रा ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए इन्हें सुशोभित किया जा चुका है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, याद रखिएगा। और मैंने जैसा कि आगे आपको बताया कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। सरोजनी नायडू को स्वर कोकिला या भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन फ्यूचर बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल शर्मा थे। याद रखिए इनका कार्यकाल 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्तों का कार्यकाल जो है मार्च 2012 में 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। तो लोकायुक्तों का कार्यकाल अब कितना हो चुका है? 8 वर्ष हो चुका है। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आगरा में भारतीय उच्च न्यायालय की अधिनियम 1861 के अनुसार 17 मार्च 1866 ईस्वी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1869 में उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। पहले हमारा हाई कोर्ट कहाँ हुआ करता था? आगरा में हुआ करता था, आगरा में। अब इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया, इलाहाबाद में। ठीक है। इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम प्रांत हेतु स्थापित प्रथम अधिकरण। तो उत्तर पश्चिम प्रांत हेतु स्थापित प्रथम अधिकरण पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मोर्गन थे। ठीक है। 11 मार्च 1919 को इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पड़ा। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका नाम कब पड़ा? 11 मार्च 1919 को। स्वतंत्रता के पश्चात इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिए बिंदु भूषण मलिक, ये स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। जिला एवं उनके मुख्यालय, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर देखे गए हैं। तो याद रखिएगा कुछ जिले दिए हो गए तथा उनके मुख्यालय। तो अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय क्या है? अकबरपुर। अमेठी का गौरीगंज है। जालौन का उरई है। ठीक है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। अब यहाँ पे 2 अकबरपुर दिए गए, एक अकबरपुर माटी, तो इससे कंफ्यूज न होइएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, जबकि अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। ठीक है। कौशाम्बी का है मंझनपुर। कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना, यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ में स्थित है। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में स्थित है। ठीक है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति की बात करें, यानी कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड में स्थित है, जबकि 23 डिग्री 52 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड पे स्थित है, जबकि 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट लैटीट्यूड पे स्थित है। ठीक है। यानी कि पूर्वी देशांतर पे स्थित है। यदि उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करें, यदि जस्ट सपोज दैट कि यह उत्तर प्रदेश है, यह उत्तर प्रदेश का हम मैप बनाते हैं रफली। ठीक है। उत्तर प्रदेश का रफली मैप बनाते हैं। ठीक है।
या उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश की लंबाई यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक या 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई जो है या 240 किलोमीटर है। ठीक है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय था, जिसमें हमने विभिन्न ऐतिहासिक परिदृश्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक इसका भौगोलिक परिचय तथा इसके प्रशासनिक परिचय के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की। नेक्स्ट हम उत्तर प्रदेश के मेले, त्यौहार, उत्सव, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे तथा अन्य तथ्यों को कंप्लीट करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।